मोदी बनाम भारत, यानी भारत के अंदर वो ताकत है कि जो यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो पावर और वो ताकत भारत में है, भारत के प्रधानमंत्री में है। कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति जब मानव अधिकारों को लेकर के भारत को घेरते थे, भारत के अंदर जो है चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, पहले वो लड़वाते थे, उसके बाद जो है फिर वो कहते थे कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारा फैसला करा देंगे। आज हमें किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हैं। हमारे वोट से सरकार बनने का नतीजा ये है कि आज का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 130 करोड़ का सेवक हूँ। आज 370 हटने के बाद कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, कल भी हिस्सा था, आज हिस्सा बना है। आज कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं। आज नरेंद्र मोदी को नीचे से निकल करके वो आए हैं और नीचे से निकलने के बाद उन्हें इतनी ताकत और पावर दी है। वो किसने दी? उस मालिक ने दी, जो हमारा मालिक बिला बगैर किसी भेदभाव के हम सबको जीवन देता है। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। संसद में मोदी के भाषण के बाद में एक नई बहस इस बात की छिड़ी हुई है क्योंकि जब मोदी ने कहा कि मैं एक अकेला और पूरे विरोधी हजार घूम रहे हैं, और लगातार मैं सीना ठोक कर इस बात को कह सकता हूं, लेकिन इसके बाद में जो बहस छिड़ी नहीं वो 60 साल बनाम 8 साल की छिड़ गई। क्योंकि 60 साल कांग्रेस, इससे पहले की सरकार, और 8 साल भाजपा सरकार, यानी कि सरकार ने 60 साल और 8 सालों में क्या दिया देश को, किसको कितना मिला। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती शमूम कासमी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर क्या लगता है 60 साल बनाम 8 साल, सबसे बड़ा अंतर क्या लगता है कि 60 साल में देश को क्या मिला और 8 साल में क्या मिला? आज मैं समझता हूँ कि इस संदर्भ में अगर आज 60 साल बनाम 8 साल हम लेते हैं तो एक पहला उदाहरण मैं ये देता हूँ कि अभी की ताज़ा ही एक खबर है, ताज़ा ही घटना है कि अमेरिका जो पूरी दुनिया का बॉस कहलाता था, उसके प्रेसिडेंट का और उनके प्रवक्ता का स्टेटमेंट आना और ये कहना कि आज के युग में अगर कोई जंग से रोक सकता है तो वो सिर्फ मोदी हैं, यानी भारत है। मोदी बनाम भारत, यानी भारत के अंदर वो ताकत है कि जो यूक्रेन की जो जंग हो रही है उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो पावर और वो ताकत भारत में है, भारत के प्रधानमंत्री में है, यानी लीडर में है हमारे। और हम भारत के लोगों ने अपना एक लीडर बनाया है और उस लीडर को बनाने में बहुत समय लगा है, बहुत समय लगा है। इससे पहले की जो 60 साल जिन लोगों ने, मैंने ये बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने 60 साल सरकार चलाई, उन्होंने हमारे देश के अंदर, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो मैं प्रयासों को मना नहीं करता हूँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके प्रयास नहीं रहे होंगे, मगर हमारे देश की पहचान ये थी कि हमें सपेरों का देश कहते थे। और जब हम आज़ाद हुए तो ये कहा कि ये लोकतंत्र चला नहीं पाएंगे। यूरोपीय जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा कि ये चला नहीं पाएंगे। हम आज अपनी 75वीं जो अपना ये महोत्सव मना रहे हैं, अमृत महोत्सव आज़ादी का मना रहे हैं, हमें 75 साल होने को हो गए हैं, तो हम बड़ी खूबी के साथ बहुत ही मतलब जिसे कहना चाहिए एनर्जी के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर सारी वो चीज़ें पैदा होने लगी हैं जो पहले हम बाहर से मंगाते थे। और जब हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े हैं तो आज आत्मनिर्भरता का हमारा जो रिज़ल्ट है वो सामने आ रहा है कि दुनिया की एक सुपर पावर वो हमें ये कह रही है कि भाई अगर कोई बात, कहीं कोई बात हो सकती है तो वो भारत है। और ये भारत ने इन 8 सालों में हासिल किया है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है और ये भारत के लोगों की बिना पे ऐसा हुआ है। मैं ये बात कहने में हक बजानिब हूँ कि जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी जी आए और उन्होंने एक नारा दिया, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस नारे के अंदर से इतनी पावर और ताकत थी कि उसकी पावर ने, विकास की पावर ने और विश्वास की पावर ने लोगों के दिलों में जगह की। और उस जगह का नतीजा ये हुआ कि वो षड्यंत्रकारी राजनीति यहाँ से ख़त्म हुई। और मैं आपको ये आज दोहराना चाहता हूँ कि 2012 में मैंने पतंजलि योग पीठ के अंदर स्वामी रामदेव जी की अध्यक्षता में एक 15 सेकंड की मेरी बाइट है। मैंने ये कहा था कि जब लोगों ने हमसे पूछा कि इस देश के अंदर कैसे परिवर्तन कैसे आएगा,
तो मैं क्योंकि उस आंदोलन का एक फाउंडरों में से था कि हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए थे, तो जिस वक्त अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी बनाई तो हम बहुत चिंतित थे। इसलिए चिंतित थे कि जो परिवर्तन आना था वो आंदोलन ने जहाँ तक काम किया था वो काम तो हो गया था। अगर लोग उस वक्त सचेत ना होते और मोदी जी उसे आकर के लीड ना करते तो जो हमारी मेहनत थी, जो हमने कार्य किया था, जो लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ और व्यवस्था परिवर्तन के लिए आगे आए थे, वो ख़त्म हो जाती। ऐसे में श्री नरेंद्र मोदी जी का आना और आने के बाद लोगों के अंदर विश्वास जताना और फिर लोगों का उन्हें भरपूर समर्थन देना, ये हमारे समझदारी के ऊपर, हमारी भारतीयता के ऊपर एक बहुत यानी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा शुभ संकेत था कि लोगों ने ये महसूस कर लिया कि अब जो है हम परिवर्तन की तरफ चले हैं और वो परिवर्तन इन 8 सालों में दिखाई दिया है। और इससे बड़ी कोई मिसाल नहीं हो सकती कि आज अमेरिका का राष्ट्रपति जब मानव अधिकारों को लेकर के भारत को घेरते थे, भारत के अंदर जो है चाहे कश्मीर का मुद्दा हो चाहे कोई और मुद्दा हो, यानी कश्मीर में मध्यस्थता के लिए पहले वो लड़वाते थे, उसके बाद जो है फिर वो कहते थे कि अच्छा ठीक है हम तुम्हारा फैसला करा देंगे। आज हमें किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है, हम अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने में सक्षम हैं। और हम एक बात ये कहना चाहते हैं कि आज हमने जिस तरह से आज हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इनिशिएटिव लिया हमारी सरकार ने कि टर्की के अंदर और शाम के अंदर जो ज़लज़ला आया और जिस तरह से हज़ारों लोग भूकंप का शिकार हुए, तो आज जैसे अमेरिका मदद किया करता था, आज हमारे पास सामर्थ्य था तो हमने जाके मदद की, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने हमारा धन्यवाद किया। तो इसलिए भारत के लोगों को चाहिए कि अपनी भारतीयता को जगाएं और इन 60 साल जो पिछले 60 साल हैं और इन 8 साल का विश्लेषण करें, गहराई से करें कि इनमें क्या अंतर है, उन 60 साल में और इन 8 सालों में क्या अंतर है। देखिए कुछ चीज़ है, आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि एक 60 साल का तो जिक्र आपने किया, 8 साल का भी आपने जिक्र किया, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों के उल्लंघन की बात हो, चाहे फिर वहाँ पर बात आए बाबरी जैसे विवाद को लेकर के, या फिर हम कहें जो मुंबई में हमला हुआ था उसको लेकर के हम कहीं ना कहीं ऐसे विश्व के ऐसे देशों की तरफ नज़र उठाते थे कि वो मध्यस्थता करें और हमें हक दिलाएं और कहीं ना कहीं हमें न्याय दिलाएं। नहीं, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और देखिए चाहे वो बम्बई के अंदर का अटैक हो और चाहे वो पुलवामा का अटैक हो और चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो और चाहे वो और अन्य ये कश्मीर की 370 का मुद्दा हो, ये हमारे आंतरिक मामले थे। इन आंतरिक मामले में जिस तरह से आकर के पाकिस्तान आकर के टांग अड़ाया करता, पाकिस्तान नहीं बल्कि वो विदेशी ताकतें उसके पीछे होती थी। आज वो विदेशी ताकतें मान लिया कि हम भारत को पीछे नहीं कर सकते और इसमें भी हम नहीं कर सकते क्योंकि वो हमारा एक हिस्सा था, कल तक हमारा हिस्सा था, 47 से पहले तक उन्हें नहीं जाना चाहिए था। आज जो यहाँ से भारत से गए हैं वो पछता रहे हैं और जो भारत के अंदर है वो मुस्कुरा रहे हैं। तो इसलिए मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ मिलन जी आपके माध्यम से कि मंदिर और मस्जिद ये हमारे अपने हैं। जहाँ मंदिर में ईश्वर को साष्टांग किया जाता है और मस्जिद के अंदर अल्लाह को सजदा किया जाता है। हमारे अगर हम उठा के देखते हैं वेदों को और कुरान को और सारे ज्ञान को, तो इस सृष्टि का रचेता वो एक ही है। ज़बान यार मन तुर्की के मन तुर्की नमी दानम, मेरे यार की ज़बान तुर्की है और मैं तुर्की नहीं जानता हूँ। हमारे दूध और खून के रिश्ते हैं और यही हमारी भारतीयता है। जिस दिन ये हमें एक दूसरे को समझने की तरफ हम आएंगे तो हम एक देश के और यानी भारतीय होंगे। और भारतीय क्या होंगे कि पूरी दुनिया के अंदर जुल्म से निजात दिलाने के लिए, यानी शोषण से मुक्ति के लिए, और इसी तरह से कोई भी आपदा किसी के यहाँ आएगी हम खड़े हुए होंगे उनके लिए। ये हम आज मैं ये समझता हूँ कि भारत उस जगह पे आ गया है कि जहाँ दुनिया से शोषण का, जुल्म का और बराबरी का खात्मा करने के लिए उठेगा। ऐसा मेरा विश्वास है, मैं ऐसा सोचता हूँ और ऐसा मेरा मन ये कहता है कि ये भारत एक दिन इस तरफ आएगा और उसकी शुरुआत
आज एक ऐसे इंसान से उस मालिक ने कराई है कि दो मैं उदाहरण देना चाहता हूं देश के लोगों को, कि देश के वासियों से कहना चाहता हूं कि अपने अंदर स्वाभिमान भी जगाइए, अपने अंदर थोड़ा सा इसमें भी आइए कि आप जय जयकार मत करने लगिए किसी की भी। आप ये देखिए कि आज इस प्रजातंत्र में आप मालिक हैं, हमारे वोट से सरकार बनती है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे वोट से सरकार बनने का नतीजा ये है कि आज का प्रधानमंत्री ये कहता है कि मैं 130 करोड़ का सेवक हूँ, 130 करोड़ का सेवक हूँ। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का की तरफ हमें ध्यान देना है कि भाई हमारी एकता भी प्रभावित ना हो और हमारा देश भी कमज़ोर ना हो, और हमारा जो धर्म है, धर्म हमारे सिर्फ ईश्वर के सामने सरेंडर करने के लिए है, ताकि हम अपनी रूहानी तौर से, आध्यात्मिक तौर से हम अपनी चीज़ों को अच्छी तरह से मेंटेन करें, यानी स्वस्थ रहें, योग करें, नमाज पढ़ें, इसी तरह से अच्छे काम करें, दान करें। इससे क्या होगा कि आपको संतुष्टि मिलेगी, मगर देश के लिए मर मिटना सीखें, देश के लिए जीना सीखें। तो जिस देश के अंदर आप रहते हैं और वो देश अगर मजबूत होगा तो बिल्कुल इसी तरह से होगा कि जैसे आज विदेशों में हमारी इज्जत बढ़ी है, तो इस इज्जत को भी संभाल कर रखिए। एक मैं आखिरी सवाल करूंगा कि मोदी ने अपने भाषण में एक बड़ी बात कही है, 60 साल बनाम 8 साल में, कि जम्मू कश्मीर में 60 साल में किस तरह का माहौल था कि वहाँ पे तिरंगा फहराना गुनाह था, और आज वहीं पर खुलेआम आप तिरंगा फहरा सकते हो, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा भी शामिल रहती है, जहाँ पर जाकर के वो तिरंगा फहराते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि जहाँ एक तरफ हम पड़ोसी देश पाकिस्तान में भुखमरी के हालात हैं, महंगाई से त्रस्त है, वहीं पर हिंदुस्तान विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर के उभरा। देखिए, एक तो 5वीं अर्थव्यवस्था हम बन के उभरे हैं और आगे अभी और जाएंगे, हम नंबर 1 पे आएंगे, हम नंबर 1 पे आएंगे। मैं एक बात इस सिलसिले में अपना भी अनुभव शेयर करूंगा, मगर मैं उससे पहले कहना चाहता हूं कि 370 जो कश्मीर से हटी, हम 2016 में जिस वक्त बुरहान वानी का एनकाउंटर हुआ था, तो कश्मीर 3-4 महीने तक बंद था। उस वक्त एक डेलीगेशन गया था होम मिनिस्ट्री की तरफ से, मैं भी उसमें शामिल था। हमने वहाँ से लौटने के बाद जो उस वक्त के होम मिनिस्टर थे मिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनसे हमने ये कहा था कि इन 3 परिवारों ने कश्मीर के, यानी फारूक अब्दुल्ला, कांग्रेस और महबूबा मुफ्ती का जो वो PDF क्या है वो, और NC और कांग्रेस, इन तीनों ने मिल करके वहाँ की यूथ को मेन स्ट्रीम से काटा था। 1987 के अंदर वहाँ एक इलेक्शन हुआ, वो अलगाववादी जो पाकिस्तान के हाथ में जाके खेले हैं, वो पहले उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन में वो जीत गए। तो राजीव गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, फारूक अब्दुल्ला उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, इन्होंने मिल करके उनके बैलेट बक्सों पर कब्जा कर लिया। तो उस वक्त के यूथ ने नारा लगाया कि जो नहीं मिला हमें संदूक से, वो लेंगे हम बंदूक से। तो अब मैं जाकर के वहाँ हैरत ज़दा रह गया। तो मैंने लौटने के बाद ये बात माननीय उस वक्त के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह, आज के रक्षा मंत्री, उनसे ये मैंने आकर कहा था कि वहाँ इन 3 परिवारों ने मुस्लिम यूथ को, ख़ासतौर से कश्मीर के यूथ को मेन स्ट्रीम से काटा, ताकि ये राजनीति का हिस्सा बन के मेन स्ट्रीम में ना आ जाएं। और वहाँ सिर्फ 3 कानून थे भारत के, यानी सूचना और प्रसारण, करेंसी और डिफेंस, चौथी कोई चीज़ वहाँ लागू नहीं थी। आज 370 हटने के बाद कश्मीर पूरे हिंदुस्तान का हिस्सा है, कल भी हिस्सा था, आज हिस्सा बना है। आज कश्मीर भी हमारा है, कश्मीरी भी हमारे हैं, और सरकार ने वहाँ डेवलपमेंट करके वहाँ जो विकास कार्यों को आगे बढ़ा करके साबित किया है। और कश्मीर के लोगों का खुद ये कहना है कि 370 से पहली कश्मीर और 370 के बाद की कश्मीर, इसमें बड़े ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जो है बिल्कुल ऐसा था जैसे यूपी के अंदर ज़मींदारा था। जब चौधरी चरण सिंह जी आए और चीफ मिनिस्टर बने, उनके दौर में ज़मींदारों का खात्मा हुआ, तो सारे लोग लगभग जो है सीलिंग के अंदर जो ज़मीनें निकली, अगरचे उस वक्त बड़े चालाकी के साथ यहाँ के ज़मींदारों ने अपने फार्मों अलग अलग नाम करके सहकारी समितियां बना करके अपनी ज़मीनों को रोका, मगर फिर भी जो है इतना हुआ कि जो गरीबों के अंदर जो बची हुई ज़मीन थी वो उन्हें मिली। मैं आज श्री नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद करता हूं कि आप आने वाले दिनों में और अच्छा करेंगे, और जो लोग भूमिहीन हैं, तमाम भारत के लोगों की ज़मीन को एक्वायर करके फिर आप सारे लोगों में बराबर करके इस भूमि को बांट दीजिए। और लोगों को बराबरी की जब बात करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप अगले टर्म में, यानी 24 में तो अब आएंगे, 27 में भी आएंगे और आगे 47 में भी आप आएंगे। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि आप 100 साल तक से भी ज़्यादा
जिएंगे तो लंबा आप, मगर आप कार्य करेंगे, इसलिए कि ये कार्य आपके अलावा कोई कर नहीं सकता, आपके अलावा कोई कर नहीं सकता। आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, जिसकी बिना पे आज जितने जो देश आज कमज़ोर हुए हैं वो इस बिना पे कमज़ोर हुए हैं कि उन्होंने अपने देश के हितों के लिए काम नहीं किया। आज आपने पार्लियामेंट के अंदर ये कह करके कि सारे के सारे लोग मेरे खिलाफ हैं और मैं मेरे पीछे अकेला मैं खड़ा हूँ, मेरे साथ मेरा देश है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी, आपको बता दूँ कि मैं आपके साथ ईश्वर है, आपके साथ वो ईश्वर खड़ा है कि जो बंदों के दिलों में बात डालता है कि मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तुम भी इससे मोहब्बत करो। मैं नरेंद्र मोदी जी को सीधे कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री, आप की कोई बैकग्राउंड राजनीतिक घराने से नहीं है, आप किसी ताकतवर घराने में भी पैदा नहीं हुए, आपने मेहनत और मजदूरी की है और हमारी आज की राष्ट्रपति आपसे भी ज़्यादा कमज़ोर थी। तो आपसे कह देता हूँ कि ये ईश्वरीय फैसला है। मैंने कुरान में पढ़ा है, व नुरीदू अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना स्तुज़िफ़ू फ़िल अर्ज़ अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। हम चाहते हैं, ईश्वर कह रहा है, ये ईश्वरवाणी, ईश्वर कह रहा है, हम चाहते हैं कि जिन्हें ज़मीनों के अंदर कमज़ोर किया गया है उन वंचितों को हम ताकत देंगे और उन्हें हुकूमत देंगे। तो आप तो ईश्वरीय वरदान आपको हासिल है, आप ललकारिए इन्हें। और मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें खोलिए। जो 60 साल के अंदर, 60 साल पहली सरकार ने जो षड्यंत्र के साथ वो चले थे, जिस षड्यंत्र के साथ चले थे, उन्होंने देश के अंदर ऐसा डिवाइडेशन पैदा किया था। उस डिवाइडेशन को रोकना आसान नहीं था। कैसे था कि आज राहुल गांधी जो आज अपनी फेरी लगा रहे हैं, देश में जोड़ने के नाम पे घूम रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी जब निकल करके जो राजकुमार, जिसे पता ही नहीं कि जंगल में क्या लोग रहते हैं, जो नेताओं से मिलते हुए कुत्तों को बिस्किट खिलाते रहते हैं और कुत्तों के बिस्कुट को जो है वो दूसरों के सामने आगे कर देते हैं, उन्हें आज पूरे देश में घूमना पड़ा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि उनका षड्यंत्र बहुत था। नेहरू जी से लेकर के और यहाँ तक लोग जिस दिन इसके ऊपर रिसर्च करेंगे, तो मैं अपनी अंदर की उससे बात ये कहना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है, कि जो मैंने सोचा है और जिसके ऊपर मेरा अध्ययन चल रहा है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र उस हमारे मालिक ने फेल कराया है। और वो नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए से कल को ये भी नहीं कह सकता कि आज ये राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह नहीं है कि चंद दिन ठहरे और चले गए। आज नरेंद्र मोदी को नीचे से निकल करके वो आए हैं और नीचे से निकलने के बाद उन्हें इतनी ताकत और पावर दी है। वो किसने दी? उस मालिक ने दी, जो हमारा मालिक बगैर किसी भेदभाव के हम सबको जीवन देता है, हम सबको हवा और पानी देता है, कोई भेदभाव नहीं करता। तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि श्री नरेंद्र मोदी की सरकार इतनी अच्छी चलेगी आगे कि ये बगैर भेदभाव के आगे जाएगी।